Hello, good morning, India. मैंने अपना खाना कम कर दिया था। मैंने फ़ील किया कि जिस दिन मैं कम खाता हूँ, उस दिन मैं कम सोता हूँ। 8-9 महीने मेहनत करके जब आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, आपका अगला जनरेशन आपको उसके नाम से जानता है। मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं स्कूल का एग्ज़ाम नहीं क्वालीफ़ाई कर पा रहा था। 10th में 52% के साथ मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई किया है। 10 साल मैंने नौकरी करके इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई किया है, तो कोई भी कर सकता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ कि आपको बीपीएससी की तैयारी स्टार्ट करनी है ज़ीरो लेवल से, तो एक हमेशा थ्योरी याद रखिएगा, 70-30 रूल। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिन्हा, एसडीएम हूँ बिहार में। इसके पहले भी मैं जो स्टॉक्स पे आ चुका हूँ और आज स्पेशली मैं आ रहा हूँ जो स्टॉक बिहार पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बिहार के लोग हैं, वो अपने कैलिबर को उतना नहीं पहचान पाते हैं। मैंने भी यही किया था, लगभग 10 साल तक मैं इस गलतफ़हमी में था कि कोई भी सरकारी नौकरी एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। कोई स्पेशली पैदा होता है जो उसको क्वालीफ़ाई कर सकता है और सिविल सर्विसेज़ तो मुझे लगता था कि असंभव है। वो जैसे पूत के पाँव पल्ले में दिख जाते हैं, तो सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो जन्म के साथ ही उनपे कुछ अलग होता होगा। लेकिन मेरा ये भ्रम टूटा और वो भ्रम ऐसे टूटा कि एक स्कूल का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गया था मैं, जब पापा का मेरा ट्रांसफ़र हुआ और उसको क्वालीफ़ाई नहीं कर पाया था मैं। तो उस वक़्त से थोड़ा-सा एक कॉन्फिडेंस टूट गया मेरा और जो कि आगे तक कंटिन्यू रहा। उसके बाद से एक प्राइवेट कॉलेज से मैंने अपना बीटेक किया। फिर से कुछ करने की चाह थी, सभी बच्चे उस समय एमबीए की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी एमबीए की तैयारी करता हूँ और आईआईएम की तैयारी के लिए लग गया मैं। आईआईएम दिया, आईआईएम नहीं हुआ मेरा। फिर एक साधारण सी नौकरी करके मैं अपना जीवन यापन करने लगा और अंदर ही अंदर वो चोट जो थी, जो बचपन से लगती आ रही थी, वो कचोट रही थी कि यार प्रूफ़ तो करना है। जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ कि एक समाज में एक मोहर लग गया था कि कुछ बड़ा नहीं कर सकता हूँ। एवरेज भी नहीं कर सकता हूँ, बिलो एवरेज वाला जो एक स्टैम्प था, वो लग चुका था मेरे ऊपर। जब रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, तो सबसे ज़्यादा जो टॉर्चरिंग बात हम सबको होती है कि रिश्तेदार और समाज का जो ताना होता है, वो झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और खुद से ज़्यादा आपके परिवार को झेलना पड़ता है, आपके पापा-मम्मी को झेलना पड़ता है। आप तो उतने मैच्योर नहीं रहते हैं, लेकिन जो पापा-मम्मी जिस दौर से गुज़रते हैं, क्योंकि मुझे याद है आईआईटी उस वक़्त जो तैयारी का था, वो कोटा नया-नया स्टार्ट हुआ था। 3-4 साल ही हुए थे कोटा को स्टार्ट हुए और मेरे पापा ने उतना लीड लिया कि अपने बच्चे को कोटा भेजें। और कोटा के बाद जब नहीं हुआ तो सबने बोलने लगा कि यार इससे अच्छा तो यहीं तैयारी करवा लेते हैं। नहीं होता है कि आपके डिसीज़न से ज़्यादा आपके पेरेंट्स को क्रिटिसाइज़ किया जाता है और उन सब चीज़ों को देख के जो मेरे दिल पे गुज़र रही थी, मुझे लगता था ऐसा कुछ सुपरमैन बन के आऊँ और प्रूव कर दूँ कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। लेकिन वो विश्वास नहीं था मेरे अंदर। एक तो वो है कि बिहार के बच्चे ऑलरेडी अंडर प्रिविलेज होते हैं, उतनी रिसोर्सेज़ नहीं होती है हमारे पास और उसके बाद से जब इतना अनसक्सेस मिलता है, इतने समाज के ताने मिलते हैं, तो हम वो सोच ही नहीं पाते हैं कि हम जीवन में कुछ बड़ा कर सकें। कोई अगर करता है तो लगता है कि नहीं ये इसके पास कुछ स्पेशल पावर्स होंगे या स्पेशल गॉड गिफ्टेड होगा। एक साधारण आदमी ये नहीं कर सकता है और मेरा भी यही मानना हो चुका था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर सकता हूँ। एक सिंपल जीवन जीना है और उसके बाद शादी हो गई, अरेंज मैरेज हो गया। एक जो नॉर्मल जीवन होता है, लेकिन वो जो अंदर से वो जो चीज़ थी ना, हमेशा मेरे अंदर आती थी कि नहीं मुझे करना है लेकिन कैसे करना है कुछ पता नहीं था। तो जब मैं बैंगलोर में था एक साधारण सी जॉब कर रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है और उसके लिए बस एक ही था कि मुझे कोई भी गवर्नमेंट जॉब क्वालीफाई करना है। लेकिन तब तक मेरी एज 34 हो चुकी थी और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो कोई भी एक एग्ज़ाम नहीं बचता है 32 के बाद। तभी मुझे पता चला कि बीपीएससी है जिसके थ्रू हम एसडीएम बनते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, उसमें एज 37 लिमिट है। और उस वक़्त मुझे सिलेबस भी नहीं पता था, बैंगलोर में था, एक फैमिली को अपने लेके चलना था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फैमिली की, सिंगल बैचलर नहीं था कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ, एक घर चलाना था। उस वक़्त मेरा बेबी होने वाला था, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी मेरे पास। इतना सब कुछ होने के बाद मैंने सोचा कि नहीं इस बार करते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला कंडीशन था। उसके बाद मैंने सिलेबस देखा, यूट्यूब से गाइडेंस लिया, क्योंकि बैंगलोर में बीपीएससी से रिलेटेड आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल सकता है। यूपीएससी से रिलेटेड कुछ मिल भी सकता है, लेकिन बीपीएससी से रिलेटेड ना किताब मिलता है, ना गाइडेंस मिलता है कुछ भी। तो मैंने सब कुछ तैयारी किया और उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और जब भी आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, कोई भी जीवन में कुछ नया आप स्टेप लेना चाहते हैं, तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला हमारा टेस्ट लेता है कि हम क्या पूरे मन से आए हैं कि नहीं है। तो मेरे साथ भी ऐसी कुछ कंडीशंस वहाँ आने लगी।
मैं जिस जॉब में था वहाँ मुझे कंप्यूटर का एक्सेस था, तो कंप्यूटर पे कुछ पढ़ लेता था। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से हो गया। ऐसी जगह हो गया जहाँ कंप्यूटर का एक्सेस नहीं था मुझे। तो मैंने उस समय खुद से अपना एक मेथड निकाला कि जो भी मैं रात में पढ़ूँगा, वो दिन में अपने ऑफ़िस में मैं रिवाइज़ करूँगा। एक वो भगत सिंह की लाइन मैंने पढ़ी थी कि तुम मेरे शरीर को बाँध सकते हो, मेरे दिमाग को नहीं। तो मैंने वही चीज़ अपनाया अपने लाइफ़ में कि रात में मैं पढ़ता था और दिन भर उसको रिकॉल करता था। और वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ वाला चीज़ हुआ और मेरे दिमाग में वो चीज़ स्टोर होने लगा। और भी कई कठिनाइयाँ आई। मेरी सैलरी वहाँ पे रुक गई थी क्योंकि मैं छुट्टी बहुत ले रहा था। करते-करते पीटी क्वालीफाई हुआ मेरा। एक खुशी मिली, एक मोटिवेशन मिला कि चलो ठीक है। फिर मेंस में आंसर राइटिंग होता है, तो मैंने सोचा कि मैं इतने आंसर लिखूँगा, मैं 8-8, 9-9 घंटे आंसर लिखता था। जिसका नतीजा ये है कि मेरी उँगली अभी भी थोड़ी-सी टेढ़ी दिखती है, जिसपे पेन का प्रेशर पड़ता है। मैंने सोचा कि कोई भी नहीं होता, कोई भी पत्थर नहीं छोड़ूँगा अनटर्न्ड, जितना मेहनत हो सका उतना करूँगा। और ये सही बात है कि जब आप किसी चीज़ के पीछे लग जाते हैं ना, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए कोशिश में लग जाती है। और उसके बाद मेरे मेंस में सिलेक्शन हुआ, फिर इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ। जिस दिन मेरा इंटरव्यू का रिज़ल्ट आया था, फाइनल जो रिज़ल्ट आया था, उस वक़्त मेरे अकाउंट में मात्र ₹5000 थे। उसके पहले हम लोग रेंट जिस घर में रह रहे थे, उसका रेंट कॉस्टली था, हमने घर भी शिफ्ट कर लिया था कि थोड़ा बहुत पैसा बच सके। थ्रू आउट द जर्नी मेरी वाइफ़ ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि जब आप फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, तो आपको वाइफ़ की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। वाइफ़ का सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं राहुल तुम कर सकते हो। फाइनली 2 फरवरी 2019 को रिज़ल्ट आया और मुझे एसडीएम पोस्ट मिला जिसके लिए मैंने पूरा एफ़र्ट लगाया था। और उस दिन मैं पहली बार रोया 1999 में जब मेरा 52% आया था 10th में और 2019 में मेरा जब सिलेक्शन हुआ, लगभग 20 साल की जर्नी है। 20 साल की जर्नी में कई ठोकरें मिली, लेकिन मैं रोया नहीं था और उस दिन मैं पहली बार रोया। तो ये कहानी मैं अक्सर इसलिए बताता हूँ कि हम सब अपना कैलिबर नहीं पहचान पाते हैं। हम सबको ये लगता है कि कोई भी बड़ा चीज़ करना एक आम आदमी की बस की बात नहीं है। आप इस रेस में क्यों दौड़ रहे हैं वो मैटर करता है। मैंने इतने एग्ज़ाम्स को दिया, सब में मैं अनक्वालिफ़ाइड रहा। क्यों? क्योंकि मेरा उस वक़्त जो दौड़ रहा था मैं वो नाश्ता करने के लिए दौड़ रहा था। जब मैं पहली बार अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था, तो मैंने अपनी शारीरिक जितनी क्षमता है, शारीरिक क्षमता सभी को तोड़ दिया। कोचिंग नहीं थी मेरे पास, किताब नहीं था मेरे पास, गाइडेंस नहीं था मेरे पास। मुझे लगा कि ये जो 5 किताबें हैं, इसी को पढ़ के मैंने कहीं सुना था कि इसी को पढ़ के आईएएस बनते हैं। मैं उन किताबों को 25 बार पढ़ गया था। जितना लिखना होता है उतना लिख चुका था मैं और उसके बाद से देखिए, उसके बाद से ऊपर वाला मदद करता है, ऊपर वाले ने मदद की और आज मैंने अपना वो पोस्ट पा लिया है। तो आप में से कोई भी आपका जीवन का ड्रीम है, कुछ भी आप पाना चाहते हैं, बस वो अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरी एनर्जी लगा दीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। एक चीज़ मैं अक्सर सबको कहता हूँ कि जीवन बदल जाता है। बीपीएससी या गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा चीज़ है, आपको लगता है कि आप किसी एक आम कंडीशन या गरीबी में जी रहे हैं। जैसे मैंने बताया था मेरे अकाउंट में मात्र ₹5000 बचे थे और बहुत मतलब क्या होता है समाज में था कि एक अनसक्सेसफुल का मोहर, एक मंद बुद्धि का मोहर लग चुका था। जिस दिन रिज़ल्ट आया उसके बाद से मुझे 1 डेढ़ महीने तक इतने मैंने मीडियाज़ में इंटरव्यू दिए। एक मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में था, तो हमारे कॉलेज में एक कोई वीआईपी आए थे, पेपर में फ़ोटो छपा था, 100 लोग का फ़ोटो था, उसमें एक मेरा छोटा-सा फ़ोटो था। वो मैंने पेपर सँभाल के रखा था। लेकिन जब जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया उस दिन के बाद से लगभग डेढ़ महीने तक तो मैंने इंटरव्यू दिया और समाज में जो लोग मुझे मंदबुद्धि बोलते थे, वो आके मुझे मिलने के लिए आए, सब लोग आए। तो ये एग्ज़ाम ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं बीपीएससी की तैयारी करूँगा और मैं एसडीएम बनूँगा, तो 99% लोगों ने मुझसे बोला कि आप बेवकूफ़ हो गए हो। इस उम्र में तुम तैयारी करोगे, जिस उम्र में लोग छोड़ देते हैं तैयारी, तुम उस उम्र में तैयारी स्टार्ट करोगे। मैंने कहा नहीं, मैं करूँगा तैयारी और देखिए उसका नतीजा है कि हो गया। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ कि आपको बीपीएससी की तैयारी स्टार्ट करनी है ज़ीरो लेवल से, तो एक हमेशा थ्योरी याद रखिएगा 70-30 रूल। आपको 70% प्रैक्टिस करना है और 30% आपको किताबें पढ़ना है। हम अक्सर उल्टा करते हैं, हम लोग 90-10 वाले काम करते हैं, जो मोस्टली बच्चे करते हैं। 90% वो किताब पढ़ते हैं और 10% वो प्रैक्टिस करते हैं। ये वैसा ही हुआ कि आपने यूट्यूब पे कार चलाना सीखा है और नॉर्मल कार को आप नहीं छू रहे हैं। तो क्या होगा? आपको कार कितना भी चलाना सीख लीजिए, आप 50 साल तक कार चलाना सीख लीजिए, लेकिन जब आप पहली बार कार छूइएगा तो क्या होगा? क्रैश कीजिएगा। हमारे साथ यही होता है कि हमें वहाँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। हम क्या करते हैं? किताबें पढ़ते रहते हैं। दिक्कत हमारे साथ वही होती है। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को अपनाइए। दूसरा चीज़ है, जब आप बीपीएससी की तैयारी करने आ रहे हैं, तो आपको एक प्लानिंग होना चाहिए। जैसे इसरो जब रॉकेट बनाता है, तो उसको पता है कि 16वें दिन 12 घंटे 13 सेकंड पे रॉकेट कहाँ होगा। वैसे आपको पूरी प्लानिंग कर लेनी है कि आपका जितना सिलेबस है, उस सिलेबस को आप छोटे-छोटे टुकड़ों में बना लीजिए कि इस टुकड़े को मुझे इस दिन पढ़ना है। जैसे मैंने किया था, मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए कितना सिलेबस है। उस सिलेबस को आप छोटे-छोटे टुकड़ों में बना लीजिए कि इस पोर्शन को मुझे इस दिन कंप्लीट करना है, इस पोर्शन को इस दिन कंप्लीट करना है, इतना मुझे इस दिन प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने बनाया हुआ था कि मुझे 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है मिनिमम, तभी मैं रात को सोऊँगा।
जब मेंस की बात चल रही थी तो मैं मेंस के समय मैंने अपना टारगेट बनाया हुआ था कि मुझे कम से कम 2 घंटे, मिनिमम 2 घंटे, चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, मिनिमम 2 घंटे मुझे आंसर लिखना ही है और मैक्सिमम मैंने 8-8, 9-9 घंटे आंसर लिखा हुआ है। तो अपने लिए एक छोटे-छोटे टारगेट्स बनाइए। आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आपने 10,000 क्वेश्चन, एक मैल्कम ग्लैडवेल की थ्योरी है कि जब आप 10,000 बार किसी काम को कर लेते हैं, तो आप टॉप 1% में आ जाते हैं। तो मैंने ये चीज़ पढ़ा था, तो मैंने सोचा था कि नहीं, मैं 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, चाहे किसी भी एग्ज़ाम, पीटी हो, मेंस हो, चाहे कुछ भी हो। तो मैंने उस चीज़ को किया और मुझे सफलता मिली। तो आप भी एक बनाइए कि मुझे 10,000 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व करना है और आपका एक-एक प्लानिंग होना चाहिए। जैसे आप, अभी हम अक्टूबर की बात करते हैं, तो आपका दिसंबर के 15 दिसंबर के दिन आपका कौन-सा पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए, 15 फरवरी को कौन-सा कंप्लीट होना चाहिए, ये सब चीज़ आपके पास पहले से प्लानिंग होना चाहिए। अक्सर बच्चे जो सेल्फ स्टडी में गलती ये करते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ते रह जाते हैं, फिर डिमोटिवेट होकर बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि आगे करना क्या है। तो आपके पास प्लानिंग पूरी होनी चाहिए और उसके बाद आपको प्रैक्टिस, क्योंकि मैं बार-बार कहता हूँ, प्रैक्टिस ही आपको जो है, वो लाइन है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो बहुत सही लाइन है। आप प्रैक्टिस कीजिए, 70% प्रैक्टिस कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। अगर मैं बात करूँ कि सेल्फ स्टडी करना है या कोचिंग लेना है, तो देखिए दोनों में अंतर समझ लीजिए। दोनों में अंतर ये होता है कि जैसे आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, तो बगल में एक रेलिंग होती है। कोचिंग वो रेलिंग है। अगर आप खुद से चल सकते हैं रेलिंग बिना पकड़े हुए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस का मतलब क्या होता है कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करने में, जैसे कि मैं बात कर रहा था अभी, कि कभी-कभी हम हिस्ट्री ही पढ़ते रह जाते हैं 2 महीने तक। बाकी पोर्शन छोड़ देते हैं। फिर हमें लगता है कि जा ज्योग्राफी मेरा हिस्ट्री रह गया, फिर आपको प्रेशर बनता है। तो अगर आप खुद से प्लानिंग कर सकते हैं, तो सेल्फ स्टडी से बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो सिलेबस है, वो मोस्टली क्लास 6 से 10 तक की एनसीईआरटी से है। तो क्लास 6 में एक बच्चे की उम्र कितनी होती होगी? 12-13 साल, 14 साल। तो 14 साल के जो बच्चे के लिए किताबें बनाई गई हैं, वो हमें पढ़ के समझना है। तो उसके लिए अगर आप खुद से प्लानिंग कर सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे प्लानर नहीं हैं, आप बार-बार अपने ट्रैक से डिरेल हो जाते हैं, तो आप कोचिंग ले सकते हैं जस्ट फॉर गाइडेंस, की मुझे सिंक होता रहे मेरी चीज़ें। लेकिन आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लीजिए। टेस्ट सीरीज़ से क्या होता है कि आपको अपना लेवल पता चलता है। हिंदी में कहेंगे तो आपको अपनी औकात पता चलती है कि आप कहाँ पे हैं। आपको अपनी रैंक पता चलती है कि आप कितने रैंक पे हैं और कैसे इम्प्रूव करना है। और डेली, देखिए एक और है कि जो पत्थर पे जब हम रस्सी को रगड़ते हैं, तो निशान आ जाता है, जब हमने सबने देखा है। लेकिन क्या आपको 1 बार 2 बार रगड़ने से वो निशान आएगा? कभी नहीं आएगा। 100 बार रगड़ने से निशान आएगा? नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन फ़र्क दिखता नहीं है। तो आप हर एक क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हैं, उससे आपका जो नॉलेज का लेवल है, उससे आपका जो प्रिपरेशन का लेवल, वो बढ़ रहा है, लेकिन उस वक़्त नहीं दिखेगा वो। इसीलिए हर दिन आप कोशिश कीजिए कि मुझे अपने आप को और इम्प्रूव करना है। और एक और मेरी जो थ्योरी थी कि मैंने अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर 70 क्वेश्चन मुझसे नहीं बने, तो मैं खुश होता था। मुझे 70 ऐसी चीज़ें जानने को मिल रही हैं जो मैं नहीं जानता हूँ। तो वो उस अप्रोच पे आप भी काम कर सकते हैं कि 70 ऐसी चीज़ें आपको एग्ज़ाम से पहले मिल गई, जिसको आप नहीं जानते थे, उसको और मुझे इम्प्रूव करूँगा और उसमें अपने आप को बेटर करूँगा और इंश्योर करूँगा कि जीवन में ये 70 क्वेश्चन में दोबारा अगर मेरे सामने आता है, तो मैं मिस ना कर सकूँ। और अगर आपके पास बहुत ही कंस्ट्रेन है, फैमिली को लेके चलना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी जॉब छोड़िए, नहीं तो जॉब के साथ भी कर सकते हैं, जो मेरा मेथड है, रिकॉल वाला मेथड, कि आप रात में जो पढ़ रहे हैं, रात तो आपका है। और दूसरी चीज़ है कि हम अपने सोने को टाइम को कर्टेल कर सकते हैं। मैंने भी ये किया था, क्योंकि वो जो टाइम हमारा 7 घंटे, 8 घंटे सोने वाला है, उसको अगर आप कम करते हैं, तो आपके पास 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और वो 2 घंटे वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं। पहली चीज़ को, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है कि मैं कम सो रहा हूँ। मुझे उस चीज़ की फीलिंग थी कि मैं पिछले 9 महीने, 8 महीने से कम सोया हूँ, तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? वो आपको कॉन्फिडेंस लाता है। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं आता है तैयारी में, वो इसलिए नहीं आता है कि आप उतना कॉस्ट पे नहीं कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। मैंने अपना खाना कम कर दिया था, मैंने फ़ील किया कि जिस दिन मैं कम खाता हूँ, उस दिन मैं कम सोता हूँ। तो ऑटोमेटिकली मेरा खाना कम हो गया था कि मैं कम खाऊँ, तो कम सोऊँगा और मैं ज़्यादा पढ़ सकूँगा। कुछ लोग पूछते हैं कि सर, क्या एक किताब पढ़ने से हो जाएगा? मेरा ये मानना था कि मुझे और कुछ छूट तो नहीं रहा है। वो वाला आप अपने अंदर एटीट्यूड लाइए, मेहनत करना है। 9 महीने, 8-9 महीने मेहनत करके जब आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, आपका अगला जनरेशन आपको उसके नाम से जानता है, थोड़ा-सा कदम निकालिए बाहर। जॉब के साथ भी कर सकते हैं, मैंने जॉब के साथ किया है, मैंने फैमिली के साथ किया है। अगर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं स्कूल का एग्ज़ाम नहीं क्वालीफ़ाई कर पा रहा था, 10th में 52% के साथ मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई किया है। 10 साल मैंने नौकरी करके इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई किया है, तो कोई भी कर सकता है। एक और एक घटना बताना चाहता हूँ कि जब मैंने पहली अपनी जॉब की, तो मेरी जो जॉब थी वो मोल्डिंग कंपनी में थी। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और वहाँ फर्नेस के पास हमें काम करना पड़ता था। वहाँ का टेम्परेचर था 70-75 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 मिनट में पूरा शरीर पसीने से भीग जाता था। तो मैंने बोला कि यार, ये तो बड़ा ख़राब है। मतलब हमें कॉलेज में लगता था कि निकल के जॉब करेंगे तो लाइफ़ चेंज हो जाएगी, अपने हिसाब से रह सकते हैं। तो कुछ सीनियर ने बोला कि लाइफ़ यही है राहुल,
तो मुझे उस दिन लगा कि यार ये, तो उन्होंने कहा कि यार तुम क्या समझते थे कि एसी में बैठ के साइन करना होता है वो लाइफ है। मुझे उस दिन लगा कि यार ये लाइफ तो नहीं हो सकती है, और मुझे वो भी मौका मिला कि जब एसी में बैठ कर सिर्फ साइन करना होता है, तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। लाइफ वो नहीं है कि जो आपको मिल रहा है, लाइफ वो है जो आप बनाते हैं, और वो कैसे बनाते हैं? सिर्फ अपनी मेहनत से बनाते हैं। तो जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं आप लाइफ में, जो भी आपका ड्रीम है, हो सकता है आपका ड्रीम बीपीएससी नहीं हो सकता, आपका ड्रीम हो कि मैं ऑडी कार खरीदूँ, वो भी आप अचीव कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा-सा मेहनत करना है और अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है। कोई भी जीवन में परेशानी हो, या तो सफलता मिलता है या एक्सक्यूज़ मिलता है। एक्सक्यूज़ क्या होता है कि यार मेरे साथ तो मेरी कहानी कंडीशन अलग है, मेरे साथ तो ये समस्या है, मेरे साथ तो वो समस्या है, जो मैं आज तक देता आ रहा था। लेकिन जब क्वालीफाई किया तो मेरे साथ भी सारी समस्या थी। मेरी वाइफ़ प्रेग्नेंट थी, हम लोग बैंगलोर में रह रहे थे, बैंगलोर बहुत कॉस्टली शहर है, मेरी सैलरी रुक गई थी, मेरे पास अर्निंग खत्म हो गई थी, किताबें नहीं थी बैंगलोर में, कोचिंग नहीं था बैंगलोर में, लेकिन तब भी मैंने क्वालीफाई कर लिया। क्यों क्वालीफाई किया? क्योंकि उस वक़्त मुझे लगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इसके बाद मेरे पास जीवन में कोई ऑप्शन नहीं बचता है अपने आप को प्रूव करने का। अब अगर मैं बीपीएससी के पैटर्न पे बात करूँ, तो रिसेंटली बीपीएससी ने अपना जो पैटर्न है वो चेंज किया है, और जब भी पैटर्न चेंज होता है एग्ज़ाम में, तो नए लोगों को एडवांटेज मिलता है। क्योंकि अगर पुराने पैटर्न पे चल रहा है, कोई 4 साल, 5 साल से तैयारी कर रहा है, तो वो हमेशा आपसे एक कदम आगे रहता है। लेकिन जब पैटर्न चेंज हो जाता है, तो नए लोगों का हमेशा सिलेक्शन होता है। ये यूपीएससी में भी देखा गया है, बीपीएससी में देखा गया है। इसीलिए अगर कोई नया है, तो सब अब सेम लेवल पे आ चुके हैं। और नए वाले पैटर्न में एक सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि अब लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वन लाइनर नहीं पूछे जा रहे हैं। वन लाइनर का मतलब क्या होता था? आपको रटना पड़ता था चीज़ें। आपके दिमाग की एक लिमिट है, आप हज़ारों चीज़ें नहीं रट सकते हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो अब जो बीपीएससी का पैटर्न है, इसको समझना है। कुछ स्टैंडर्ड किताबें हैं, उन्हीं से पढ़ना है। कोई भी इसमें आपको लाखों करोड़ों खर्च नहीं करना है। टोटल किताबें अगर आपको मैं रफली एक बात करूँ, तो 1000-1500 में सारी किताबें आ जाती है। डेली का करंट अफेयर्स आप मोबाइल में आपके फ्री आता है। तो और करना क्या है? बस उसी चीज़ को बार-बार पढ़ना है। 50 किताब पढ़ने से ज़्यादा अच्छा एक किताब को आप 5 बार पढ़ लीजिए, आपका उस पे मास्टरी हासिल हो जाएगी। तो आपको नए वाले पैटर्न में ज़्यादा एडवांटेज है। वैसे गुड न्यूज़ भी है अभी बीपीएससी में कि आपके जो मेंस है उसमें से ऑप्शनल के मार्क्स हटा दिए गए हैं। सिर्फ़ वो क्वालीफाइंग नेचर का हो गया है। पहले अक्सर होता ये था कि कुछ लोग ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा नंबर ले आते थे, और जिसके कारण वो उनके बाकी जो पोर्शन है उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब ऐसा हो रहा है कि सिर्फ़ आपके जो जीएस हैं वो सबके लिए कॉमन रहेगा। जैसे उदाहरण बता रहा हूँ मैं, जैसे मेरा फ़िलॉसफ़ी ऑप्शनल है, जिस साल मैंने दिया उस साल फ़िलॉसफ़ी के क्वेश्चन टफ़ आ गए, तो उसमें मार्किंग थोड़ा कम आया, और सोशियोलॉजी का जो था उस साल पेपर आसान आया, तो सोशियोलॉजी से बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो गए। तो उसी को देखते हुए बीपीएससी ने अभी ऑप्शनल के मार्क्स को हटा दिया है। अब सिर्फ़ जीएस के मार्क्स जुड़ेंगे और एसए के मार्क्स जुड़ेंगे। तो जीएस में आपको उस सब्जेक्ट का जो है, और जीएस के भी जो क्वेश्चन है वो बड़े लॉजिकल बनाए जा रहे हैं आजकल। तो उसके लिए आपको रटना कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट को अगर आप समझ लेते हैं आसानी से एक बार में, तो उसके बाद आप अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। और आंसर राइटिंग के लिए मेरे पास एक जो तरीका है, मैं अक्सर सबसे शेयर करता हूँ कि आंसर राइटिंग है आपके नॉलेज से ज़्यादा आप कैसे प्रेज़ेंट करते हैं अपनी बातों को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको खाना प्लेट में दिया गया, प्लेट में आपको चावल के ऊपर से दाल डाल दिया, दाल के ऊपर से सब्ज़ी डाल दिया, सब्ज़ी के ऊपर से अचार डाल दिया गया। उसी चीज़ को आपको प्लेट में अच्छे से प्लेटिंग कर दी गई, चावल अलग, दाल अलग, सब्ज़ी अलग, अचार अलग। तो दोनों को देख के आपको किसको खाने का मन करेगा? जिसमें प्लेटिंग अच्छे से की गई है। तो आंसर राइटिंग वही चीज़ है। आपके नॉलेज से ज़्यादा आप कैसे प्रेज़ेंट कर रहे हैं अपनी बातों को, वो मैटर करता है। दूसरा चीज़ है कि आप अपने आंसर को कितना प्रेज़ेंटेबल बना रहे हैं। प्रेज़ेंटेबल का मतलब क्या होता है? किसी भी आपने अच्छा न्यूज़पेपर या मैगज़ीन को पढ़ा होगा, तो एक पैराग्राफ का एक फ़ोटो होता है। क्यों होता है? कि आप उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ। तो वैसे ही आप अपने आंसर में एक पैराग्राफ अपने आंसर लिखा, उसके बाद एक फ्लो चार्ट बना दीजिए। फिर आपने 2 पैराग्राफ लिखा, उसके बाद एक डायग्राम बना दीजिए। जैसे कि बिहार की बात हो रही है, तो बिहार का आपने मैप बना दिया। फिर 2 पैराग्राफ आपने और लिखा, फिर एक आपने रेशियो बना दिया कि 30% ये है, 70% वो है, और हर चीज़ पे वहाँ मार्क्स मिलता है। तो आपका 1-1, 2-2 नंबर अगर हर क्वेश्चन में मिल जा रहे हैं, तो वो आपको जो रैंक है वो बहुत ऊपर ले जाता है। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका मेंस आसानी से हो जाता है। फिर इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू में आपसे आपकी पर्सनैलिटी को, आप उसका इंटरव्यू नाम नहीं है बीपीएससी और यूपीएससी में, उसको बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। आपको अपनी ट्रू पर्सनैलिटी दिखानी है। पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? कि आप कितने अनबायस्ड हैं। जैसे वहाँ कुछ पॉलिटिकल सवाल पूछा जाएगा, तो आप पॉलिटिकल सवाल में आपको ये नहीं बोलना है कि ये पार्टी अच्छा कर रही है, वो पार्टी अच्छा कर रही है। आपको बोलना है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या कर रही है, और आपको हमेशा फैक्ट रखना है। आप कोई नहीं है, आप जज नहीं है कि आपको डिसाइड करने का ऑप्शन दिया। अक्सर लोग यही होते हैं, खुद जज बन जाते हैं और बोलने लगते हैं कि नहीं ये सही है, वो गलत है। आपको सिर्फ वहाँ फैक्ट्स रखना है, क्योंकि एज ए ब्यूरोक्रेट आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपको सारे फैक्ट्स पता हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं,
जिसको कि आप करके, जैसे जो मैंने किया अपने लाइफ में वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इन छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो आपको पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों हो जाएगा। अब अगर मैं एज की बात करूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं 22 साल या 23 साल में एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। लेकिन मैं जब अपनी बात बताता हूँ, मैंने 34 की उम्र में तैयारी स्टार्ट की, और मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बार-बार कि हो सकता है कि 34 उम्र में बहुत सारे लोग जब मुझे भी क्रिटिसाइज़ किया गया 34 की उम्र में, किसी ने तारीफ़ नहीं किया। सिर्फ़ मेरे घर वालों को छोड़ दीजिए तो किसी ने तारीफ़ नहीं किया, सबने बोला कि तुम बेवकूफ़ हो क्या? इस एज में आके तुम शुरू से बेवकूफ़ी वाला काम करते आ रहे थे और इस एज में आके और महा बेवकूफ़ी वाला डिसीज़न ले रहे हो कि मैं अब तैयारी करूँगा। तो मैं बताना चाहता हूँ एज इज़ जस्ट अ नंबर, जो बात है ये सही बात है। तो आप 36 के एज में भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करना है। उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। एक कदम निकालिए, एक शुरुआत कीजिए, रास्ता अपने आप मिलते जाता है। दूसरी चीज़ है कि जो बिहार के बच्चे होते हैं ज़्यादातर, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर प्रिविलेज समझने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जैसे बताया आपको कि किताबें हार्डली 1500 रुपए में आ जाती हैं, और आज के डेट में सब लोग मोबाइल रिचार्ज कराता है। मोबाइल पे डेली का करंट अफेयर आ जाता है। उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए आपको पढ़ने के लिए। आपको ऐसा नहीं है कि आपको यूएस का, कनाडा का, चाइना का करंट अफेयर्स पढ़ना है। आपको बिहार और इंडिया का करंट अफेयर्स पढ़ना है। वो आपके मोबाइल में आसानी से आ जाता है। लेकिन अगर आप एक्सक्यूज़ेज़ ढूँढते रहेंगे कि नहीं मेरी कहानी अलग है, मेरे साथ तो ये समस्या है, मैं गरीब हूँ, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, तो बस वो है कि आप फिर उसकी लिस्ट बनाइए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो समाज को देना ही है। या तो सफल होइएगा या एक्सक्यूज़ दीजिएगा। तो एक्सक्यूज़ वाले मोड से बाहर आइए। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में था, हर कोई मुझे एप्रिशिएट करता था कि जितना भी मेरे से था मैंने उतना अपने दिया है लोगों को। और वो जो फीलिंग आती है जब किसी गरीब की दुआ लगती है ना, उससे उससे अच्छी फीलिंग और कुछ नहीं हो सकती है। वो आपको तभी होगा जब आप कुछ करेंगे किसी को आप। उनकी लाइफ़ आपके एक डिसीज़न से चेंज हो जाती है, और वो चीज़ आप कर सकते हैं। बस थोड़ा-सा मेहनत कीजिए, थोड़ा-सा अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आइए। संसार, दुनिया बहुत अच्छी है, थोड़ा-सा एक स्टेप लीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।